नमस्कार, खबरों के खिलाड़ी के 7वें एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस हफ्ते में बहुत सी खबरें रही। अभी तक हम बात करते आ रहे थे कि राहुल गांधी आखिरकार बेल क्यों नहीं ले रहे हैं। अब वो बेल ले चुके हैं। लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो चुकी है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी है मीडिया चैनल को लेकर, वो भी इस हफ्ते की बड़ी खबर है। और एक और बड़ी खबर है इन सबके बीच में, वो कर्नाटक का चुनाव है विपक्षी एकता को लेकर। गुलाम नबी आज़ाद साहब की किताब आई, उन्होंने कह दिया कि विपक्षी एकता तो नामुमकिन सी है, 24 के पहले कुछ हो नहीं सकता। साथ साथ एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में जो बदलाव प्रपोज किया गया है, जो इस सत्र से शुरू भी हो रहा है स्कूलों में, इन तमाम बड़े मुद्दों पर मेरे साथ जो खबरों के खिलाड़ी मौजूद हैं, 6 महान पत्रकार जिनको आप सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं तमाम टीवी चैनल्स पर, इन सब की राय एक साथ जानेंगे। परिचय सबसे पहले कराता हूँ। पूर्णिमा त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका पूर्णिमा जी। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन जी मेरे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है हर्षवर्धन भाई। रामकृपाल जी मेरे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है रामकृपाल जी। राज बिहारी जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है राज बिहारी जी। और मिहिर मेरे साथ है, मिहिर रंजन, का आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल रामकृपाल सर आप ही से है, और मैं आपकी इजाज़त से एनसीईआरटी के मुद्दे से शुरू करता हूँ। क्या लगता है कि इतिहास को छुपा कर इतिहास बदला जा सकता है? जो चीज़ें डिलीट करने की बात की गई है, क्या इससे वाकई में सच छुप सकता है? जैसे महात्मा गांधी के बारे में जो चैप्टर है, उसको नाथूराम गोडसे इनफैक्ट वो पूरा हटाने की बात की गई है या हटा दिया गया है। मेरा ऐसा मानना है कि सच को आप छुपाया नहीं जा सकता निश्चित तौर पर, लेकिन एक जो अभी मेरे सामने पूरी तरह से, क्योंकि मैं जो देख रहा हूं अलग अलग तर्क और चीजें आ रही हैं, क्या एग्जैक्टली है ईमानदारी से अभी तक मैंने उसको पूरा बच्चों का बोझ कम करने हाँ, के लिए मतलब नहीं, ये किया है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखिए, ऐसा नहीं है कि विवाद पहले नहीं था। इतिहास लेखन को देख लीजिए तो रोमिला थापर या इनका एक ग्रुप अपनी जगह है, अभी इरफान और दूसरी तरफ दूसरे भी लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि तथ्य नहीं रहे सामने, बट मेरा यह कहना है कि ऑब्जेक्टिव जिसको कहते हैं, ऑब्जेक्टिव ट्रुथ जिसको कहते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है सुमित जी। महात्मा गांधी की हत्या का जिक्र हो, नाथूराम गोडसे का जिक्र ना हो, या नाथूराम गोडसे एक हिंदू नेता थे, एक अखबार के संपादक थे, कट्टरवादी थे, इन तमाम तरह के एडजेक्टिव्स हटा देना, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं उसी बात पर आ रहा था कि देखिए, इतिहास लेखन में मैं हमेशा एक चीज को मानता हूं, एक कहानी मुंशी प्रेमचंद की कफन। मैं हमेशा एक बात को कहता हूं कि कफन में आप देखिए कहीं कोई विशेषण उस पूरी कहानी में नहीं है। कहानी तथ्य से शुरू होती है और तथ्य पे खत्म हो जाती है। कहीं न उसमें ये कहा गया हाय कितने दिन तक ये गरीबी रहेगी, हाय कैसे कर जा रहे हैं, कुछ भी नहीं। लेखन सबसे अच्छा वो है जो घटना की ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करे। एनालिसिस या कमेंट की बात वो पाठक पे छोड़ देनी चाहिए। दिक्कत हमारे यहाँ क्या है, जितना भी इतिहास लेखन हुआ है कहीं न कहीं से वो आज की पत्रकारिता की तरह हो गया है, जहां पे सबसे पहले मैसेज शुरू होती है और तथ्य बाद में आते हैं। मेरा यह कहना है, मैं कभी ये नहीं मानता कि जो इतिहास लिखा गया है, जो आज की चीजें हैं, बहुत सारी चीजें उसके विपरीत भी है। मैंने वो किताब भी पढ़ी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, एक फ्रॉम परशुराम टू नेहरू ब्राह्मण कल्ट, वो भी किताब है, और आप दूसरी किताब भी देख लीजिए। तो एक क्या है कि ये द्वंद्व हमेशा से एक रहा है मेटाफिजिशियन तो का। किया गया वो ठीक किया गया नहीं, मैं इसको कैसे रेट करें? मैं इस पे कह रहा हूं कि देखिए, होता क्या है कि जब भी सुमित जी, सीधी बात यह है कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वार में हिटलर जीत गया होता तो क्या यही इतिहास होता जो आज पढ़ाया जा रहा? मैं एक बात कह रहा हूं, हमेशा शक्ति पूजा यानी लुटेरे के पक्ष में इतिहास ज्यादा लिखा गया है बनस्पत लूटने वाले के। आप पूरी हिस्ट्री हमारी देख लीजिए, इस पर हजारों साल में कितने साल हम किस तरह से गुलाम रहे और किस तरह से आतताई आए और हमें मार के चले गए। मैं एक उदाहरण लेता हूं। आप गांधी पे नहीं आ रहे? नहीं, मैं गांधी पे बाद में आऊंगा। गांधी से पहले राणा प्रताप भी रहे हैं। मैं ये बताइए, श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी है, जिसमें एक लाइन है, जब तक घासों की रोटी, जब तक सोते का पानी, तब तक जननी हित होगी रे कुर्बानी पर कुर्बानी। एक आदमी जंगलों में अपनी जमीन बचाने के लिए घास की रोटी खाता रहा, और जिसने उसको मारा वो ग्रेट हो गया।
इतिहास लेखन पर करेंगे तो बहुत सारी बातें आएंगी। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, इस बार जो डिलीशन हुआ, बी ऑब्जेक्टिव। आरएसएस का जिक्र हटा दिया, गुजरात के दंगों को हटा दिया। मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, मेरा यही कहना है, 84 के दंगे हैं, 2002 के दंगे नहीं। देखिए इतिहास को हमेशा दो नजरों से, मैं वही कह रहा था ना, तो जो जिसकी सरकार आएगी इतिहास वैसा हो जाएगा। आप ये बताइए, आज की तारीख में, मैं एक वर्तमान की बात कर रहा हूं, यूक्रेन और रसिया पर आप बताइए ना क्या इतिहास लेखन होगा आज की तारीख में। अगर कल को इतिहास लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? हमारा इतिहास ये रहा है कि थर्ड वर्ल्ड को चूज करके तमाम गरीब देशों को, आज जो इंग्लैंड हमारा हीरा तक चुरा के ले गया, वहां पर जा करके कोई एक व्यक्ति कहता है कि डेमोक्रेसी पर हमारे यहाँ खत्म हो रही, जरा आप लोग ध्यान दीजिए। क्या बात कर रहे हैं? मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कमेंट मत कीजिए, तथ्य लिखिए सिर्फ। तो तथ्य यह है कि राणा प्रताप को लूटा गया, उनको मारा गया, मुगल आए, उन्होंने हमारे यहाँ इस तरह राज किया। सब कुछ लिखिए, सब कुछ लिखिए कि हमारे यहाँ के जो सामंत थे, ठीक है, उन्होंने गरीबों को, अछूतों को। पूर्णिमा जी, मैं तथ्य पे आता हूँ। तथ्य तो है कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को सरेआम मारा था, सबके सामने मारा था, लेकिन ये छुपा, क्योंकि उस वक्त आकाशवाणी से जो अनाउंसमेंट किया गया, जो बताया गया कि एक हिंदूवादी नेता, हिंदूवादी व्यक्ति नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी है, गोली मार दी है। तो आपत्ति वहां से शुरू होती है कि वो हिंदूवादी क्यों आकाशवाणी ने बोला गया। आपको लगता है कि वो कहना गलत था या बोलना जरूरी था उस वक्त के लिहाज से? देखिए, तुम्हें जो इतिहास होता है वो तथ्यों को एक पर्सपेक्टिव के साथ पेश करने का काम होता है इतिहासकार का। हम जर्नलिस्ट जो होते हैं वो तथ्यों को एज इट इज रखते हैं, वो हमसे उम्मीद की जाती है। इसीलिए जर्नलिज्म के बारे में कहा भी जाता है हिस्ट्री रिटन इन अ हरी। लेकिन जब इतिहासकार उसको लिखने बैठते हैं तो पर्सपेक्टिव देते हैं, और पर्सपेक्टिव जब था गांधी जी की हत्या का, उसमें यह था कि जो अति हिंदूवादी विचारधारा थी, उस विचारधारा के लोग गांधी जी से नाराज हुए थे और उससे प्रभावित होकर नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या की थी। अब बच्चे को ये समझाने के लिए कि गांधी जी की हत्या क्यों किसी ने कर दी, जब तक आप इस पर्सपेक्टिव को नहीं बताएंगे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो नाथूराम गोडसे को समझाने के लिए, गोडसे का नाम नहीं हटाया गया, ये सही है, लेकिन वो ब्राह्मण थे, वो हिंदूवादी विचारधारा से एसोसिएटेड थे। ये सारी चीजें अगर हटा दिया जाएगा तो वो बच्चा क्या समझेगा कि गोडसे ने गांधी को क्यों मारा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा पर्सपेक्टिव के साथ ज्यादा खिलवाड़, इतिहास से छेड़छाड़ है। बिल्कुल, इतिहास के तथ्यों से छेड़छाड़ बेशक ना हो, पर्सपेक्टिव के साथ छेड़छाड़ जरूर है। और इतिहास को हमेशा क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों वो किया तो गया? आज की जो डोमिनेंट विचारधारा हमारे देश में है, तो उसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये सरकारें जो होती हैं और वो जो विचारधारा उनके टाइम में डोमिनेंट होती है, हम देखते हैं टेक्स्ट बुक में उसका असर दिखता है। नहीं, इसमें एक चीज और कह दूं मैं, अभी तक जरूर हमें लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की विचारधारा से लिखी गई हिस्ट्री की किताबें, तथ्य और पर्सपेक्टिव मिला है। अब ये सरकार उसको राइट विंग के अपनी विचारधारा के पर्सपेक्टिव में अगर डाल रही है तो उसमें आश्चर्य नहीं है। मुझे सिर्फ आश्चर्य ये ऑब्जेक्शन होगा अगर तथ्यों से खिलवाड़ कर दिया जाए। अब खिलजी लोदी ये सब हटा दिए गए हैं चैप्टर, अब खिलजी लोदी आप हटा देंगे, तुगलक के ऊपर पढ़ाना बंद कर देंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे यहाँ फिजिकल स्ट्रक्चर के रूप में मौजूद हैं। तो आप बच्चों को कैसे समझाएंगे कि किसने बनाया और जिसने बनाया वो यहाँ क्यों था, कैसे था? तो तथ्यों से खिलवाड़ ना करें, पर्सपेक्टिव को आप बेशक चेंज करें, लेकिन उस पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन ना करें। मुझे करिकुलम के बारे में ये लगता है, क्योंकि एक ये फॉर्मेटिव एज है, हम अपना फ्यूचर तैयार कर रहे हैं बच्चों को पढ़ा के, तो करेक्ट पर्सपेक्टिव में चीज़ों को उनको देखना आना चाहिए। हर्षवर्धन जी, मैं इसी क्यू से आपका व्यू जानना चाहूंगा। ज्ञान तो ऐसी चीज है कि जितनी दी जाए, जितनी सीखी जाए उतना कम है। आपको डिलीट करने की क्या जरूरत है, डिलीशन की क्या जरूरत है चीजों को? आप अपना इतिहास भी तो बता सकते हैं कि हमारे नेताओं ने, हमारे लोगों ने, हमारी विचारधारा के लोगों ने कैसे भारतीय आज़ादी के आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, चीज़ों को लिखा, बताया, बजाय इसकी कि उन्होंने ये किया हटा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आरएसएस का जो बैन किया गया 48 में सरदार पटेल के द्वारा, उसको, उस पूरी घटना का हटाने का जिक्र है, हटा दिया गया है। इसकी क्या जरूरत है? ये तो फैक्ट है ना, ये तो अब सब जगह सबको पता है। लेकिन सुमित जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सारी बहस ये हो रही कि डिलीशन क्यों कर दिया और राइट विंग वाले कुछ कर रहे हैं। इस देश के सारे एकेडमिशियन, सारे इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, वो सब राइट विंग हो गए। देश को इसी तरह से हम पत्रकार देखेंगे, और अगर इसी तरह से देख रहे हैं तो फिर शर्म आनी चाहिए ना कि 70 सालों तक इस देश को एकांगी तरीके से चलाया गया, तब हमें शर्म नहीं आई। और जो अंश निकाले गए हैं
जब हम कहते हैं कि वो हटा दिए गए, तो क्या कहीं किसी जगह तथ्यों से छेड़छाड़ हुई है? इसका जवाब है नहीं। जो ये कह रहा है तथ्यों से छेड़छाड़ हुई, वो झूठ बोल रहा है। उसमें जो निकाला गया है, सांप्रदायिक दंगे हुए, गोडसे को पुणे के ब्राह्मण के तौर पर बताया गया। उसके बाद क्या बताया गया कि 53 ब्राह्मणों को काट दिया था कांग्रेसियों ने। बताना चाहिए देश के बच्चों को। और अगर हम इसी तरह से बताएंगे तो क्या हम बताएंगे कि मुगलों ने कितनी बर्बरता की, किस तरह से हमारे यहाँ हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार की? वही सब बताना चाहिए बच्चों। एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो, देश के बेहतर घटनाक्रमों को बताना। एकेडमिक्स में हम जाकर डिबेट करेंगे, हम ये डिबेट करेंगे कि महात्मा गांधी जिस तरह की बात कर रहे थे, उससे एक कोई नाथूराम गोडसे वो क्रुद्ध हुआ, उसको लगा सब मुसलमानों को गांधी जी दे रहे। गांधी जी गलत नहीं रहे होंगे, लेकिन गांधी जी की बात से उस वक्त उसको लगा कि जब मुसलमान देश लेके चले गए और उसके बाद हम यहां बैठे हमारा भी देने के लिए तैयार है। नोआखली में दंगे हो रहे हैं, गांधी जी कह रहे हैं नहीं सब एकता करो, कुछ हिंदू मर भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन उसके बावजूद इसी देश में, और मैं कहता हूं पहले की सरकारों को भूल जाइए, इसी सरकार ने गांधी के हर विजन को, हर दृष्टि को सम्मान के साथ आगे बढ़ाया। क्या आप कहेंगे कि गांधी जी को महान बना रही है राइट विंग सरकार? कभी हम कहते हैं पत्रकार? नहीं कहते। तब हम क्या कहते हैं? तब हम कहते हैं कि ये पॉलिटिकल सहूलियत है। अरे भाई, फिर आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सहूलियत कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं इतिहास से छेड़छाड़ कर। तो ये भी आप विरोधी ये भी कह रहे हैं, जो तमाम अखबारों में छपा है, कि आपने 1984 के दंगे रखे पर 2002 के दंगे का जिक्र नहीं है। तो अगर कम्युनल राइट्स को हटाने की बात है कि जनता को हमको अच्छी चीजें पढ़ानी चाहिए, बच्चों को हमको सकारात्मक चीजें पढ़ानी चाहिए, तो 2002 के दंगे क्यों नहीं है? 84 के दंगे क्यों है उसके अंदर? मतलब ये ऐसी एक श्रृंखला है जिसको तो वो भी हटा देना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूँ, कह सकते हैं, लेकिन फिर कोई कहेगा कि हाशिमपुर क्यों नहीं, मलियाना क्यों नहीं? फिर तो, और इस देश में तो 1938 से लेकर 1970 के दशक के तो इतने दंगे हुए। तो पढ़ाइए ना सब, मैं तो कह रहा हूं, कर ही नहीं, आप सब पढ़ाइए ना। आप बिल्कुल हटाने के फैसला कैसे हो? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप जब आप ये बात कर रहे हैं कि किसको रखें किसको न रखें, तो कुछ काम एकेडमिशियंस भी करेंगे ना। या तो वही बात आ गई ना कि हम करेंगे या नहीं करेंगे, कि अगर उनकी सरकार थी उनके एकेडमिशियन थे, हमारी सरकार है हमारे एकेडमिशियन को रखना चाहिए। लेकिन अगर तथ्य से छेड़छाड़ है तो तथ्य से छेड़छाड़ नहीं। आप ये कह सकते हैं कि कुछ चीजों को उसमें से हटाया गया जो इस समय लगा कि नहीं, इनको नहीं होना चाहिए। विनोद जी, तथ्य से छेड़छाड़ है कि नहीं, यहीं से शुरू करता हूं। जो बात हर्षवर्धन जी ने कहा कि तथ्य से छेड़छाड़ कहाँ है? तथ्य भी अपने अपने अलग अलग होते हैं। जैसे आधा गिलास खाली है, एक तथ्य किसी का ये है, दूसरा कहता आधा गिलास भरा है, वो भी तथ्य, दोनों ही तथ्य सही है। इस समय यहाँ पर भारत में क्या टाइम हो रहा है? इस समय 12 बज रहे होंगे, 12:30। अमेरिका में रात के बज रहे होंगे, दोनों तथ्य हैं। तो सवाल ये है आप तथ्य को देखते कैसे हैं? तो मुझे लगता है कि जैसे 2-3 अभी रामगोपाल जी ने 1-2 बातें कही, हर्षवर्धन जी ने कही। अब रामगोपाल जी ने कहा कि खाली ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री लिखी जानी चाहिए। तो फिर अगर आप ये भी मत लिखिए कि जो है रावण बड़ा अत्याचारी था, सीधे लिख दीजिए सीता का अपहरण कर लिया था, बस। वाल्मीकि ने जब रचना की तो उन्होंने रावण की तमाम सारी अच्छाइयां भी बताई कि कितना तपस्वी, कितना विद्वान, शिव भक्त, शिव तांडव का रचयिता, उसकी जितनी महानता हो सकती है सब बताया। और उसके बाद उसके अत्याचार भी बताए और पर्सपेक्टिव के साथ बताए। वो भले उसको इतिहास माने या आख्यान माने, जो भी माने, लेकिन एक हमारी संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा है वो। उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया। और हम अगर इतिहास लेखन में, चलिए ठीक है, सही है, कई बार वामपंथी नजरिए से जो इतिहास लिखा गया उसमें बहुत चीजें छूट गई होंगी। तो अब तो सवाल यह है कि उन्होंने कुछ छोड़ा तो आप भी छोड़ देंगे क्या? आपको तो संतुलित, जब आप उनसे अपने को अलग दिखा रहे हैं कि वो सारा इतिहास वामपंथी नजरिए से लिखा गया, तो आप संतुलित नजरिए से लिखिए। आप उसको दक्षिणपंथी नजरिए से क्यों लिख रहे हैं? अब जैसे अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि क्या सारे एकेडमिशियन राइट विंग हो गए? भाई क्या सारे तब लेफ्ट विंग थे? हमेशा सरकारें अपने हिसाब से यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर बनाती हैं, और कैसे बनते हैं हम सबको मालूम है। वो चाहे कांग्रेस का जमाना रहा हो और चाहे आज का जमाना हो, कहाँ से सिफारिशें आती हैं, कैसे बनते हैं, हमें सब मालूम है और आप सबको मालूम है। तो इसलिए जो वाइस चांसलर्स हैं, जो एकेडमिशियंस हैं, उनका सबका अपना अपना नजरिया होता है। जदुनाथ सरकार का अपना नजरिया था और बिपिन चंद्रा का अपना नजरिया था। तो मुझे लगता है कि तथ्य के साथ पर्सपेक्टिव भी इतिहास में होता है। पर एनसीईआरटी का तर्क यह है विनोद जी कि कोविड के काल में बच्चों के बीच सर्वे करवाया गया, पेरेंट्स के बीच सर्वे कराया, पाया कि बच्चों पर बहुत ज्यादा बोझ है, तो बोझ कम कर दिया जाए। तो इसीलिए
चर्चा हुई, विमर्श हुआ और कमेटी ने, एडवाइजरी कमेटी ने सजेस्ट किया कि इन चीजों को हटा देना चाहिए, उसके बेसिस पे हमने किया। तो हमारी अपनी राय नहीं है। तो बोझ कम करने के लिए आप सेलेक्टिव क्यों हो रहे हैं? फिर आप बोझ कम करने के लिए, भाई पाकिस्तान में हिंदू राजाओं का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है, वहाँ मुगल काल पढ़ाया जाता है, मुस्लिम हिंदुस्तान, और उसके बाद 47 के बाद कायदे आजम आ जाते हैं। वो चंद्रगुप्त अशोक का इतिहास ही नहीं पढ़ाते। तो मतलब हम क्या उस रास्ते में जा रहे हैं? अब वो कालखंडी आप हटा देंगे बच्चों? हम कह रहे हैं कि अकबर का जैसे जिक्र किया अभी, इसका नुकसान क्या है? ये काम करने का एनसीईआरटी ने जो किया है, नुकसान ये है, लॉन्ग रन में आप कैसे देखते हैं? नुकसान ये है कि देखिए, हर व्यक्ति मान लीजिए जो इतिहास आगे पढ़ के इतिहास की पढ़ाई करता है, तो वो तो दुनिया भर की किताबें लाइब्रेरी में जाके पढ़ेगा, वो आप कुछ भी छिपाइए उसको। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति वो स्कूल से जो इतिहास सीखता है उसको बहुत ज़्यादा डिटेल जानकारी नहीं होती, उसको सामान्य जानकारी होती। तो सामान्य जानकारी में उसका इतिहास बोध जो है वो बिगड़ जाएगा। नुकसान ये है। मान लीजिए इतिहास, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतिहास बोध व्यक्ति का, फिर वो तय करे कि अकबर गलत था और राणा प्रताप सही थे, उसकी आज़ादी है। या चंद्रगुप्त अशोक ने जब कलिंग में हत्याएं की तो उसका क्या कारण था? क्या उस वक्त वहाँ कोई दूसरे धर्म के लोग थे? ये राजाओं की लड़ाइयाँ थी। तो ये सब चीज़ें जो है वो व्यक्ति खुद अपने विवेक से तय करे अपना, लेकिन तथ्य और पर्सपेक्टिव, दोनों तरफ के पर्सपेक्टिव हो। मतलब तो यही है ना कि एक लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक समाज में, अगर आप एक तरफ चाहे इधर से हो चाहे उधर से, मैं इसलिए इसको मानता हूं कि उधर जो गलतियां हुई हैं पहले, हो सकता है तमाम सारे नायकों को नहीं दिखाया गया, नहीं पढ़ाया गया, आप पढ़ाइए उनको, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। और रही बात नाथूराम गोडसे वाले मामले, गांधी जी वाले, भाई नाथूराम गोडसे खुद अपने को हिंदू नेता कहते थे। नाथूराम गोडसे इस मामले में मुझे लगता है उन्होंने ज्यादा ईमानदारी दिखाई। आज अगर नाथूराम गोडसे भी दुखी होंगे कि उनको अगर हिंदू नेता न कहा जाए, तो उन्होंने गांधी जी की हत्या की, हिंदू कहो या हिंदुत्ववादी कहो, जो भी कहिए, वो गर्व के साथ उनका था ये। तो इसलिए जो है वो एक तथ्य था ना, ये चीजें थी, भाई गांधी जी ये थे, वो ये थे, और एक वैचारिक दोनों के बीच झगड़ा था, और उस वैचारिक झगड़े में उन्होंने एक अतिवादी कदम उठाया। लेकिन अगर खाली आप उसको वो कर देंगे, ये संघ पे जो प्रतिबंध लगा, मान लीजिए इसको आप हटा देते हैं, तो संघ के लोग ही इस बात को बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा लेकिन वो गलत था और बाद में कोर्ट से हम छूटे। तो अब आप वो स्टैंड कैसे लेंगे जब वो प्रतिबंध ही आप गायब कर देंगे? तो मुझे लगता है ये ठीक है कि अभी पहली बात तो आ जाए चीजें सामने थोड़ा और स्पष्ट रूप से, तब उस पर और राय बनाई जाए। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता है कि एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत है। जो कह रहे हैं उससे मैं 100% सहमत हूं, लेकिन एक चीज बस थोड़ा सा समझना होगा। जब आप एक कालखंड के बाद कहते हैं कि रिव्यू करेगी कोई कमेटी, और इसमें आप तो जानते ही हैं कि बाकायदा एनसीईआरटी ने एक पूरा प्रोसेस किया है। ये ऐसा नहीं कि आज तय किया और कल हट गए। जोड़ेंगी कितनी चीजें, कैसे जुड़ेंगी और कैसे हटाए जाएंगे, वो भी पहले से ही तय है, उसका भी एक तरीका होता है। अब आप ये जरूर कह सकते हैं कि आपने अपने हिस्से का जो चाहिए था वो कम कर दिया या ज्यादा कर दिया। ये जो बात विनोद जी ने बोली राजबिहारी भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, संतुलित तरीके से इतिहास को देखना चाहिए। तो जो एडवाइजरी काउंसिल है जिसने ये सजेशंस दिए, क्या उसमें दोनों विचारधारा के लोग नहीं बैठने चाहिए? दोनों मिले, बहस करें, तय करें, उसके बाद चीजें फाइनल हो, रादर देन दिस कि हमको ये पसंद है, ये हमारे पसंद के लोग रहेंगे और उनकी पसंद से चीजें चलेगी। नहीं, ये तो अब सरकार का अपना अधिकार है कि वो कमेटी में किसको रखे। उसको लगता है कि सरकार को लगता है ये अच्छे काम कर सकते हैं, उनको रखा है। देखिए, दूसरा बात क्या आप कह रहे हैं ना, पाठ्यक्रम में बदलाव की। पाठ्यक्रम में बदलाव तो हम भी कॉलेज स्कूल में पढ़े हैं, हमारे यहाँ भी किताबें बदलती रही हैं। खास तौर पे हिंदी साहित्य और इतिहास में तो बहुत बदलाव होता रहा है। अब साइंस में और मैथ में तो नहीं होता था बदलाव, तो सारा जो है उसमें भी होता था कुछ थोड़ा बहुत। लेकिन यह है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किसका सेट किया हो हम पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं। और दूसरा एक बात है कि जो पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं उसके सारे लोग आगे नहीं बढ़ते, उसके अलावा आगे और ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। अगर हम पत्रकारिता में आए हैं तो हमको जो स्कूल कॉलेज में या जो पत्रकार संस्थान में पढ़ाया उससे ज्यादा हमने बाहर जाके पढ़ा है। दूसरा ये है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कुछ पढ़ाएंगे नहीं, होमवर्क जमीन तो वहीं तैयार होती है। मैं उसी बात में आ रहा हूँ। जो हमारे देश की सच्चाई है, जैसे रामकृपाल जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि भाई आप सिकंदर को महान बताते हैं, चाणक्य के बारे में आप नहीं बताते, आप पृथ्वीराज चौहान के बारे में नहीं बताते, आप पढ़ाते रहे अकबर बड़ा महान था और राणा प्रताप महान नहीं थे। हमारे देश में राणा प्रताप महान है, हम मानते हैं। हमने बचपन में किताब पढ़ी थी कि अकबर महान नहीं था, राणा प्रताप महान है। तो ये तो हमने सिलेबस के बाहर ही पढ़ा ना। दूसरा
और भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जब आप हमारे पुराणों को, ग्रंथों को, हमारे जितने भी प्राचीन सब सभ्यता, संस्कृति, उसके बारे में आप नहीं बताते। आप कहते हैं मिथ है, मिथक है, रामायण मिथक है, महाभारत मिथक है, कृष्ण भगवान पैदा ही नहीं हुए थे। अरे भाई, जब अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, साउथ में बड़े बड़े तीर्थ हैं, ये सब है, तो जो झूठ कहाँ है? आप तो बल्कि जो सच है उसको आप मिथक बता रहे हैं, तो कल्पनाएं हैं। जबकि ये जो सच्चाई है इतने बड़े बड़े पुराणों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, प्राचीन जिन्होंने व्याख्या की है उन्होंने बताया है, और आप उसको वो झुठला रहे हैं। आपने लंबे समय तक एक सेट माइंड लोगों का इतिहास पढ़ाया, उन्हीं का साहित्य पढ़ाया। दूसरा साहित्य कहाँ था? साहित्य में तो इतनी बड़ी खेमेबंदी थी कि अगर आप लेफ्ट के खेमे में नहीं है तो आप साहित्यकार ही नहीं है, आपको साहित्यकार का तगमा ही नहीं मिलता था। उसको बताना पड़ता था मैं भी साहित्यकार हूँ। बहुत सारे ऐसे उपन्यासकार हुए जो खेमेबंदी में नहीं थे। तो वही खेमेबंदी अब इस तरफ लागू हो गई। अब लेफ्ट वामपंथी बाहर हो गए। यही तो इल्जाम लग रहा है राजबीर भाई, यही इल्जाम लग रहा है कि हमारे साथ जो हुआ हम तुम्हारे साथ करेंगे। एक सही मामले में सच्चा बदलाव आ रहा है। जिन लोगों को उनका हक मिलना चाहिए था, उनका अधिकार मिलना चाहिए था, आज उनको उनका अधिकार मिल रहा है। आज उन्हें साहित्यकार भी माना जा रहा है, लेखक माना जा रहा है, उनको ये हक मिल रहा है। सरकार ये अच्छा काम कर रही है, जो बदलाव वो ला रही है। अब मैं प्रेजेंट पे आता हूँ, मतलब मॉडर्न इतिहास पे आता हूँ। 47 की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए बहस शुरू हुई कि महात्मा गांधी का जिक्र होना, गोडसे का जिक्र ना होना, या गोडसे का जिक्र सिलेक्टिव तरीके से होना, या आरएसएस पर बंदिश की बात को हटा देना, ये तो हम सब में पढ़ा है ना। ये तो सच्चाई आप भी मानेंगे। ये इसको हटा के क्या पा रहे हैं? ये अगर सिलेबस में ना भी हो तो भी लोग पढ़ते रहेंगे। तो सिलेबस में होने से फिर दिक्कत क्या है? सिलेबस में बोझ कम किया है भाई। आओ आप बाकी चीजें बाहर पढ़ लो, आपको सामान्य ज्ञान चाहिए, सामान्य ज्ञान आपको दिया जा रहा है। मिहिर, आपका टेक क्या है इस पूरी एनसीईआरटी की कंट्रोवर्सी पर? जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी है, जबरन उछाला जा रहा है, या ये वाकई में लोगों के मानसिक स्तर को छेड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि आगे जाके 20 साल के बाद आपका बच्चा, हमारा बच्चा जानेगा ही नहीं कि क्या हुआ था, आगे की जो जनरेशन आने वाली? सुमित जी, देखिए, जो पार्ट उसमें बदलाव हुआ है, मैं पहले सिर्फ एक गोडसे वाले प्रकरण पे मैं बताना चाहूँगा कि उसमें क्या डिलीट किया है। एक शब्द हटाया है ब्राह्मण, कि गोडसे वाज ए यंग मैन। पहले लिखा था कि वो हिंदू यंग था, अब वो शब्द हट गया। आगे उसके परिचय में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि वो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू न्यूज़पेपर चलाता था, में काम करता था। आपने फिर वो हिस्सा हटाया। और फिर तीसरा उसने ये लिखा हुआ था कि गांधी जी ने जो कुछ भी किया उससे ऐसा लगता था कि गांधी जी मुस्लिम अपीजमेंट करते थे, तो वो वाला हिस्सा हट गया। अब जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें पीछे जो हटा दिया उन्होंने, उसको हटा के अब मैं इसका इंटरप्रिटेशन जानना चाहता हूं। अब मैं ये समझता हूं कि गोडसे एक नौजवान था, उसने क्या किया, गांधी की हत्या कर दी। मैं इस कॉन्टेक्स्ट को भूल गया कि गोडसे कौन था, गांधी की हत्या उसने क्यों की होगी, हत्या करने के पीछे वजह क्या थी, उसकी विचारधारा कैसी होगी। तो इससे अगर मान लीजिए ये बताना हो कि गोडसे ने यह हत्या की, जो लिखा हुआ है उसके अगर आगे एक पैरा और जोड़ दिया जाता उसको क्लैरिफाई करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो लोगों को लगता है कि हमने एडिशन किया। जब आप डिलीट करते हैं किसी चीज पे तो लोग आपकी नीयत पे सवाल करते हैं कि डिलीट क्यों किया आपने हटाया क्यों। और ये सारी चीज जो हटी है उसका मैं जितना समझ पाता हूं वो सीधा रेफरेंस जाता है कि हिंदुइज्म, और इसमें जो लगता है इस चीज को गायब कर दो, एक न्यूट्रल कर दो, उसमें कोई मतलब आपको फ्लेवर है ही नहीं, उसमें मसाला कुछ नहीं है। तो इसलिए चर्चा, इसलिए लोग सवाल करेंगे कि आपने हटाने की नीयत क्या है आपकी, जोड़ दीजिए उसका अगला हिस्सा। दूसरी बात क्या है समझिए कि सिर्फ हटाने की बात नहीं है, जो है किताब में लिखा वो सत्य है, सच है। सच तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भी बोला था महाभारत के युद्ध में, जब उनको गुरु द्रोण को मारना था तो उन्होंने कहा अश्वत्थामा है, तो अश्वत्थामा हाथी था या हाथी के उसका उनका बेटा था, ये नहीं आधा के आधे में चुप हो गया, हल्के से कह दिया, तो वो सच ही बोला था, उन्होंने कोई गलत नहीं बोला। यहां पर भी कोई गलत नहीं है, लेकिन जो चीजें हट जाती है उसे सवाल नीयत को लेके होता है। दूसरी बात क्या है उसमें मैं खुद ये कहा गया कि बोझ हटाने के लिए, बोझ कम करने के लिए छात्रों को किया गया। बोझ कम करने की सबसे पहली कवायद बताता हूं, मैं चूंकि उसका हिस्सा रहा हूं, मैंने बहुत पिछले दिनों काम किया उस पर, कि सबसे पहले सरकार ने कहा कि किसी भी बच्चे को स्कूल ले जाने के लिए बस्ता उसके वेट का 10% से ज्यादा वजन का नहीं होना चाहिए।
और जो बच्चे सर 30 साल मतलब किलो के हैं वो उठाते हैं 8 किलो का बस्ता। मैं मेल लिखा सरकार से लेकर हर जगह, लेकिन उस पर तो कार्रवाई पहले तो वो कर लेते ना। छोटे बच्चे जो कंधे पे बोझ उठाते, मन का बोझ तो बच्चा देख लेगा, आप पढ़ाने के लिए कितनी चीजें, पहले कंधे का बोझ कर देते फिर मन का बोझ कर देते, तो वो भी नहीं हुआ। तो इसलिए ये कहना कि बोझ कम करने के लिए वो नहीं। दूसरा मैं एडिशन कह रहा हूं, अब एडिशन जो है वर्दी वाला गुंडा हो गया। अब बताइए, मैं अगर पहले अपने घर में वर्दी वाला गुंडा लेके आता तो मेरे पिताजी मुझे डांटते कि ये क्या पढ़ रहे हो, और मेरे ही नहीं, मुझे लगता है कि मेरे जनरेशन के लोग उसे लुगदी साहित्य समझ के किनारे ही करते। उसको पाठ्यक्रम आप दूसरे किसी चीज में जो शौक से पढ़ने का है आदमी पढ़ लेगा जाकर, लेकिन अगर आप उसको पाठ्यक्रम करते हैं, और ये इसलिए थोड़ी सी कंसर्न हम सब के लिए है कि हम जो बचपन में छुटपन में जो चीजें पढ़ते हो हमारे दिमाग पे ऐसे छपती है कि मैं इतिहास जो शुरू में पढ़ के स्कूल कॉलेज तक आया वो मेरे मन में आज तक छपी हुई है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा चिंता है। यही तो बोल रहे हैं कि जो पुरानी गलत चीजें पढ़ा दी गई हैं, अब चीजों को ठीक किया जा रहा है। पहले बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट था, अब दूसरा पर्सपेक्टिव आपको पता ही नहीं था। गलत और सही सर, हर मतलब अभी जो लिखा जा रहा है, हो सकता है 20 साल बाद कोई आएगा क्या वो गलत था, अब इसको क्यों तय करेगा कि क्या सही था क्या गलत था। अगर उसमें लिखा हुआ फैक्ट, नरेशन तो गलत हो सकता है, पर्सपेक्टिव गलत हो सकता है, लेकिन क्या उसमें जो लिखा हुआ फैक्ट है वो गलत है? अगर गलत है तो डिलीट कर दीजिए। अगर ये लिखा हुआ है कि नाथूराम गोडसे ब्राह्मण नहीं था, वो जैन था, तो आप कर दीजिए डिलीट। अगर कुल मिलाकर जी काउंसिल की बात आई और काउंसिल के रिकमेंडेशन की बात आई, और अभी उन्होंने नियत की भी बात की। तो ये जो रिकमेंडेशन थे जून 2022 में पब्लिक कर दिए गए थे, लेकिन उस रिकमेंडेशन में बहुत सारी चीजें अभी जो डिलीट हुई हैं उसमें वो नहीं डाला गया था। तो इससे नियत पे शक पैदा होता है। तो ऐसा करके मिलेगा क्या, ये क्यों किया गया? नहीं, नियत तो ऑब्वियसली थोड़ा सा माइंड को इन्फ्लुएंस करने की बात है ना, अपने इतिहास को पर्ज करने की बात है। जो काउंटर क्वेश्चन, आई एम प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट। अगर ये चीजें हटा दी गई हैं तो क्या बच्चा को उसके समग्र विकास में दिक्कत होगी? क्या जनरेशन आने वाली करप्ट हो जाएंगी या अशिक्षित रह जाएंगी? क्या दिक्कत होगी? नहीं, पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाएगा ना, एक तरफ झुक जाएगा ना ज्यादा, बदल जाएगा ना। वही एग्जैक्टली उसका वर्ड इतिहास बोध है, जो हमारे पीछे हो चुका है उसको वो जिस अधूरी चीज है। नहीं तो आप राइट विंग का इतिहास तो पता ही नहीं है। राइट विंग का जोड़ तो कौन मना कर रहा है भाई? आप राइट विंग का जोड़ दीजिए, आप वो शौर्य गाथाएं डाल दीजिए उसमें। अगर आप संक्षिप्त करके डालिए एक गाथा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे राजबिहारी जी कह रहे थे साहित्यकारों को साहित्य नहीं, जो वामपंथी नहीं होते थे। भाई जयशंकर प्रसाद कौन सा वामपंथी थे? क्या उनको साहित्यकार साहित्य नहीं माना गया? सत्यनारायण वात्स्यायन कौन सा जो है वामपंथी थे, उनको साहित्यकार नहीं माना गया? नहीं, अच्छा भाई, मैं 47 से बात की बात कर रहा हूँ। अगर एक मुझे पूरा बोल रहे हैं, हाँ, तो ऐसा नहीं है। साहित्यकार जो साहित्यकार है वो वाम हो या दक्षिण हो, नरेंद्र कोहली को साहित्यकार नहीं माना गया क्या? कौन नहीं मानेगा? साहित्यकार जिसके अंदर क्षमता है, वो चाहे वामपंथी हो, चाहे दक्षिणपंथी हो, चाहे मध्यमार्गी हो, उसको मानेंगे लोग। हाँ। निराला जो है, एक मिनट, राम की शक्ति पूजा लिखने वाले निराला को आप बाहर कर दोगे? तो ये बात है। ऐसे साहित्यकार जिनका जिक्र कर रहे हैं विनोद जी, वो महान साहित्यकार थे, वो किसी वाद विवाद में नहीं थे, उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अगर बंगाल की बात करें, जहां वामपंथियों ने 34 साल अपना ही इतिहास पढ़ाया, लेकिन वहां भी बदलाव हुआ ना। इतने साल से हम जो सिलेबस पढ़ते आ रहे हैं, एक तरफा सिलेबस पढ़ते आ रहे हैं, तो उससे क्या मिला? किसी को ना वामपंथी को कुछ मिला, ना कांग्रेस को मिला। देश में बदलाव तो आया ना। अब जो लोग पढ़ेंगे, अपना उनका सोच समझ है कि कितना बदलाव होगा, कितना वो ग्रहण करेंगे। ठीक है, पढ़ाई के लिए तो आप कुछ भी पढ़ेंगे, नंबर आपको नंबर चाहिए एग्जाम में, तो आप सिलेबस कोई पढ़ना पड़ेगा। तो आप ये जायज मान रहे हैं कि जिसकी ऊपर सरकार होगी उसके हिसाब से चीजें बताई जाएंगी, उसके हिसाब से इतिहास भी पढ़ाया जाएगा। नहीं, इतिहास को तो कोई, देखिए, तथ्य तो कोई बदल नहीं सकता। आप बदल नहीं सकता, लेकिन आप छोड़ तो सकते हैं ना, डिलीट तो कर सकते हैं ना। नहीं, डिलीट करना अलग बात है, ये बदलाव है। बदलाव के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आप कमेटी बना रहे हैं बदलाव करने के लिए, पाठ्यक्रम बदलाव लाना है, और बदलाव नहीं होता, जो कहते हो अगर पढ़ाएंगे तो बदलाव तो समय की मांग है, समय के हिसाब से बदलाव होता रहना चाहिए। देखिए, जब हम इस बात को उठाते हैं, सुमित जी, एक बात तो यह तय है कि जो सत्ता में है उसका प्रभाव समाज पे रहता ही है, रहेगा ही। देखिए, हवाओं का रुख या तो पूर्वा होगा या पश्चिमा होगा या उत्तरिया कहते हैं, दक्षिणा। आप ये नहीं हो सकता है कि चारों दिशाओं में हवा चलेगी।
वो तब तो क्या होता है, वो तूफान उठता है ना जो वो चारों तरफ बवंडर होता है। मैं एक बात पूछ रहा हूं, अच्छा अभी ये करने जा रही है ना, मान लीजिए इसका मतलब अब तक जो इतिहास था वो बहुत ऑब्जेक्टिव, और अब तक जो भी लोग पढ़ रहे थे या जो अनपढ़ थे, श्रुति परंपरा में थे, महाराणा प्रताप तो उसको भी मालूम है, नाथूराम गोडसे उसको भी मालूम है, जो पढ़ा लिखा नहीं है पता है उसको। फिर ये अगर इतना ही अच्छा इतिहास था, सब कुछ था, तो ये फिर दक्षिण पंथ को 300 सीटें कैसे आ गई? क्या उसमें कहने का अर्थ यह है कि सारा जो एक मिनट को बीजेपी भी नहीं पूछती नहीं है। मैं एक दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। 300 सीटें आना अलग सर, मैं एक दूसरा सवाल कर रहा हूं। समाज में राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक और आर्थिक अगर परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन में इतिहास की कोई भूमिका नहीं है। अगर इतिहास की भूमिका है तो स्वीकार करना पड़ेगा कि वर्तमान इतिहास में कोई खोट थी जो आज 300 सीटें राइट विंग को मिल रही हैं। पर सर और नहीं 5 साल के बाद 10 साल के बाद यही चीजें बदल जाए लोकसभा में, तब सुमित जी मैं फिर उसी बात पर आ रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं, कहने का मेरा अर्थ यह है कि जनता इतिहास पढ़ करके वोट या सिलेक्शन नहीं करती। एक बात बताऊं, और कोई भी ये कह दे, देखिए 2 तरह होता है, सूरज न निकलता है न डूबता है, लेकिन सूरज पूरब से निकलता है, ये सत्य है या असत्य है? बताइए मुझे आप। जी नहीं। और बताऊं मैं किसका बेटा हूं, इस बात का मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछ दे प्रमाण लाओ तो मैं सबसे पहले मारने दौड़ जाऊंगा। इसको कहते हैं अतार्किक सच। कुछ सच ऐसे होते हैं जो आभासी हैं। आसमान नीला है, बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स डार्क। इसको कहते हैं आभासी सच। दुनिया आभासी सच के सहारे चलती है, रियल सच के सहारे नहीं। सूरज न निकलता है न डूबता है, ईमानदारी की बातें है। और अगर आप साइंस के लिहाज से देखेंगे तो सूरज भी घूम रहा है, ये गैलेक्सी भी घूम रही है, लेकिन उसकी गति इस तरह से है कि वो हम उसमें सोच नहीं सकते। तो चूंकि हम अज्ञानी हैं, इसलिए अज्ञानता को सच मत मानिए। सुनिए, देखिए मैं कह रहा हूं, नॉलेज ऑफ ह्यूमन बीइंग बहुत ही कम है, फाइनाइट, एंड इग्नोरेंस इज इनफाइनाइट। हिस्ट्री में भी यही बात चलती है, जो समाज जैसा मौसम रहेगा कुछ चीजें अपने हिसाब से होंगी। अमेरिका में मेडुअल हिस्ट्री नहीं है, एंशिएंट हिस्ट्री नहीं है, वो ऐसा मुल्क है जिसको मॉडर्न हिस्ट्री है। तो क्या आप मानेंगे कि मेडुअल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री जहां है वो समाज पिछड़ा ही रहेगा, और जिसका सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री वो बहुत आगे चला जाएगा? देखिए मेरा क्या कहना है कि ये जो लोग कहते हैं ना ठीक हुआ सच, जो लोग ये मान लेते हैं कि मैं जो कहता हूं वही सच है, देखिए मैं फिर कहता हूं आभासी सच है। नॉट हर चीज देखने के कई एंगल होते हैं जी। तो मेरा ये कहना है कि हम एक रिलेटिव, जिसको मैं हमेशा मानता हूं, ट्रूथ इज रिलेटिव, परमानेंट कुछ नहीं होता है। आज परमाणु सच है, इलेक्ट्रॉन सच है, आज वहां तक हम नीचे चले गए तो गॉड पार्टिकल अंतिम सच है। दैट इज द लास्ट रियलिटी। तो ट्रूथ इज फाउंड नॉट मेड, सच पाया जाता है, बनाया नहीं जाता। मैं आज भी इस बात को कहता हूं, इतिहास में पाइए, जो तथ्य है उसको हो सके एडजेक्टिव मत लगाइए। आप क्यों एडजेक्टिव लगाएंगे? अगर आप, जैसे इन्होंने कहा एक बात कि आप ये लिखिए कि नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली मार दी, बिल्कुल सही है, उसको वो दक्षिणपंथी था, वो ब्राह्मण था, और तो ये भी लिखिए ना कि उसको ब्राह्मण लिखने से हजारों बेकसूर ब्राह्मण मारे गए। सन 84 के इतिहास में आप ये भी लिखिए ना। जब हम कहते हैं व्यक्ति हत्यारा होता है, हत्यारा व्यक्ति होता है, कौन नहीं, तो या तो एक चीज पर आप रुकिए, जब आप किसी को ब्राह्मण और किसी को हिंदूवादी बताएंगे तो यह भी मानिए कि आप एक पूरे वर्ग को गाली दे रहे हैं। क्राइम इज ऑलवेज इन इंडिविजुअल कैपेसिटी। जी भाई साहब, मैं लॉ का विद्यार्थी हूं, जूरिस्प्रूडेंस का एक नियम है कि अपराध हमेशा व्यक्तिगत हैसियत में होता है। अपराध, आपके ऊपर कोई मुकदमा चलेगा ना, आपके ऊपर, अगर आप इस कंपनी में भी हैं, क्रिमिनल के लिए आप पर मुकदमा चलेगा, कंपनी पर नहीं। बिल्कुल रामकुमार जी। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, इतिहास को
ऑब्जेक्टिव जो मैंने कफन कहानी बताई थी, आपने बिल्कुल ठीक, डोंट एड्रेस की फलाना हिंदूवादी था, ब्राह्मणवादी था। लेकिन ये भी, क्योंकि अब इसमें दूसरा टॉपिक भी आज इस सप्ताह का जोड़ना चाह रहा हूँ, जो कि विपक्ष की एकता को लेकर है और जो कि राहुल गांधी के बेल को लेकर है। वो मैं इसलिए क्योंकि इस पूरे मामले पर एनसीईआरटी का जो कोर्स चेंज हुआ और उस तरीके से पूरी विपक्ष लोग एक साथ लामबंद हो गए, सबने आलोचना की, सबने सवाल खड़े किए कि बीजेपी अपना एजेंडा थोपना चाहती है। मैं ये जानना चाहता हूं, जो बात रामकृपाल जी ने कही है, हर्षवर्धन जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या अगर व्यक्ति ही दोषी होता है, अगर कातिल व्यक्ति है, कौम नहीं है, तो फिर पूरी की पूरी कौम पर सवाल खड़े कर देना? ये बहुत से नेताओं के बयान आए, मैं नाम ले सकता हूँ, हेमंत बिस्वा शर्मा टाइप के लोग, कि वो हम तो मदरसे सारे हटा देंगे, हम तो तोड़ देंगे। तो ये मान लेना कि हर मुसलमान जो है वो देश विरोधी है, वो आतंकवादी है, उसको बाहर भेजना चाहिए, इस तर्क को कैसे जोड़ेंगे इस कहानी के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। और आपने अभी पहले की चर्चा में कहा कि पहले लेफ्ट विंग का इतिहास था, अब राइट विंग का हो। पहली बात तो ना लेफ्ट का होना चाहिए ना राइट का होना चाहिए, देश का इतिहास होना चाहिए। और देश के इतिहास में कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो बेवजह की कड़वाहट पैदा करने वाली होती है, उसको निकालना भी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसी घटना है जो गलत है, लेकिन इससे इतिहास सीखकर बच्चे सबक ले ले, तो वो बताना भी चाहिए। आज आप जिस बात को कह रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है। मैं तो कहूंगा कि इसको बहुत ठीक से लोग सुने जो मैं कहने जा रहा हूं। आज आप ये बात कह रहे हैं और हम तो बिल्कुल मानते हैं कि कोई आप एक मुसलमान ने कर दिया उसके आधार पर आतंकवादी नहीं कहेंगे, लेकिन आप सोचिए कि इस देश में कितनी कलुषित, कितनी कुत्सित, कितनी घृणित मानसिकता उन लोगों की रही होगी जिन्होंने गोडसे की गांधी हत्या के आधार पर हिंदू आतंकवादी बोला। आज भी लोग टीवी डिबेट में सोचते नहीं है, शर्मनाक तरीके से कहते हैं कि वो पहला हिंदू आतंकवादी था। अरे भाई, जिसको पूरा देश हत्यारा कहते हैं, हम कहते हैं और तो और। बाकायदा संघ के प्रवक्ता वरिष्ठ प्रचारक वैद्य जी ने कहा कि संघ ये मानता है कि नाथूराम गोडसे हत्यारा था। अब उसके पहले की और आगे की घटनाएं वो एकेडमिक डिबेट का विषय है। गोडसे जी का पूरा आप कहेंगे तो वो मिलेगा, गांधी जी का कहेंगे तो वो मिलेगा, गोडसे को मानने वाले मिलेंगे, गांधी को मानने वाले मिलेंगे। ये इस देश के लोकतंत्र की खूबी है। लेकिन जब एनसीईआरटी बुक्स कहते हैं तो वो बच्चे परिपक्व हो रहे हैं, तो मुझे लगता है ये एक कोशिश है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जब आप कह रहे हैं कि आज के नैरेटिव के लिहाज से कुछ है क्या, तो आज का नैरेटिव है ना, आज भी आप खड़े होकर कह दे रहे हैं और अदालत में जाके आपको माफी मांगनी पड़ रही है। राहुल गांधी को पीछे हटना पड़ा ना। आप क्या, कोई भी उठ के कह देता है कि संघ ने गांधी को मरवा दिया था, क्या ये सच है? नहीं सच है, लेकिन ये लोगों के दिमाग में तय किया गया। जब आप इस नजरिए से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी की बुक्स में क्या हो रहा है। ऐसे ही विनोद जी, कपिल शर्मा है, कपिल मिश्रा माफ करिएगा, बीजेपी के नेता है। कपिल शर्मा तो हाँ, दिल्ली के जो नेता है, और उनका एक ट्वीट मुझे याद आ गया हर्षवर्धन जी की बात सुनते सुनते, और वो ये कि उन्होंने कहा था कि मुगल जो है, अकबर जो रहे, ये सब चिंदी चोर थे। ये तर्क भी दिए गए, मतलब इस तरीके से ये कह देना कि मुगल जो थे वो चिंदी चोर थे, जिसने दीने इलाही चलाया हो, जिसने हिंदुस्तान के सबसे पावर। कपिल मिश्रा से कहिए इस बारे में इंद्रेश जी से बात कर लें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं इंद्रेश जी, जिन्होंने अकबर में बहुत काम किया। और उन्होंने अकबर के बारे में क्या क्या उनके विचार हैं, एक बार उनसे कपिल मिश्रा बात कर लें, थोड़ा उनका ज्ञान सही हो जाएगा। मैं किसी वामपंथी का नाम नहीं ले रहा हूँ कि आप बिपिन चंद्रा के पास जाएं या रोमला थापर के पास जाएं, वो इंद्रेश जी के पास जाएं। इसलिए अब उससे ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं कर सकता उनके बारे में। और जिनको जो है मतलब अकबर के बारे में, तो इसलिए मैंने इंद्रेश जी का नाम लिया। सवाल तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि विपक्षी एकता, ये जो मुद्दे मिल रहे हैं, क्या इससे विपक्षी एकता हो सकती है? गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा, जो कांग्रेस से निकल कर गए सबसे कद्दावर नेताओं में से एक, कि भाई विपक्षी एकता तो 24 के लिए दुस्वप्न है, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता है। क्या आपको लगता है कि वो माहौल बन रहा है? क्योंकि जातीय जनगणना पर स्टालिन बैठक बुलाते हैं, उसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी हिस्सा लेते हैं, उसमें अशोक गहलोत भी थे, तमाम देश भर के नेता थे। जातीय जनगणना के नाम पर ये एनसीईआरटी का मामला हो गया, सब मिलकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। राहुल गांधी के मामले पर सब एक साथ आ गए। तो ये जो धीरे धीरे मुद्दे मिलते जा रहे हैं विपक्ष को, क्या इससे विपक्ष एक साथ आ सकता है 24 के लिए, मोदी के सामने, बीजेपी के सामने? देखिए, अब चूंकि विषयांतर हो गया, हम आगे बढ़ गए हैं, एनसीईआरटी पे बात करना फायदा नहीं है उसको करने का। लेकिन मैं एक, चूंकि रामकृपाल जी ने 2 बार प्रेमचंद जी की कहानी की कफन का जिक्र किया, तो प्रेमचंद जी ने कहानी पंच परमेश्वर भी लिखी है, जिसमें जो पंच होता है, यानी प्रधान होता है, वो फिर बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होता है, उसका न कोई अपना होता है न कोई पराया होता है। तो जो पंत प्रधान हो देश का, कोई भी हो, उसको वही पंच परमेश्वर
के हिसाब से होना चाहिए। तो मैंने चूंकि इसलिए संदर्भ से तो कफन भी अपनी जगह, पंच परमेश्वर भी है। दूसरी बात यह है कि अब विपक्षी एकता की अगर बात कर रहे हैं, देखिए ये विपक्षी एकता या राजनीतिक दलों की एकता कभी हवा में नहीं होती है, वो मुद्दों के आधार पर ही होती है। जब जनता पार्टी बनी थी तब एक मुद्दा था इंदिरा गांधी के खिलाफ सा, इमरजेंसी के खिलाफ, उसकी जातियों के खिलाफ। 89 में एक मुद्दा जब बना, बोफोर्स का भ्रष्टाचार सामने आया और सारे दल एक साथ आए, लेफ्ट राइट दोनों एक मंच पे आ गए, ये मुद्दा बना। इसी तरह जब एनडीए बना था तत्कालीन कांग्रेस और यूनाइटेड फ्रंट के खिलाफ, तो मुद्दे जैसे जैसे गर्म होते जाएंगे और जैसे जैसे उन मुद्दों में लगेगा कि उनमें कुछ दम है, तो निश्चित रूप से विपक्षी दल मुद्दों के आधार पर एक दूसरे के नजदीक आएंगे। अब राजनीतिक एकता, चुनावी एकता का जो फैसला है वो अभी इतनी जल्दी नहीं होगा। अभी कर्नाटक का चुनाव है, अब कर्नाटक के चुनाव में जेडीएस और कांग्रेस की गठबंधन थोड़ी होगा, अलग अलग लड़ेंगे, जबकि दोनों इस समय बीजेपी, क्योंकि वो वहाँ एक सीधे राजनीतिक स्वार्थ आ जाता है कि शायद दांव लग जाए अगर हंग असेंबली हो। तो ये विपक्ष मान रहा है कि 24 में दांव नहीं लगेगा, तो शायद एक हो सकते हैं। नहीं, दांव नहीं लगेगा। अभी 24 में बार बार कह रहा हूँ, 24 को लेकर के हम लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं। अभी 24 में सेमीफाइनल चल रहा है सर, चुनावी माहौल है देश में तो हर चुनाव सेमीफाइनल होता है। बिल्कुल 2022 के चुनाव भी सेमीफाइनल थे, लीग और क्वार्टर फाइनल तो होते ही नहीं है, सारे सेमीफाइनल। 18 में जब कांग्रेस जीत गई थी तीनों राज्य, तो ये 19 को लेकर माहौल बन गया था। नहीं, तो अभी तो राफेल में तो अभी तो दिसंबर तक आया ना, रुक जाइए ना। अभी ये कर्नाटक का चुनाव हो जाने दीजिए, फिर दिसंबर का चुनाव हो जाए, तब 24 की बात करें। लेकिन ये मैं जरूर कह रहा हूँ कि मुद्दे जिस तरह खड़े हो रहे हैं, जो आपने खुद कहा, जैसे जाति जनगणना का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, जो दक्षिण से लेकर उत्तर तक, अब स्टालिन के आगे आने के बाद वो इधर बिहार में गरम है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव गरम कर ही रहे हैं, तो वो दक्षिण से लेकर उत्तर तक एक मुद्दा बन सकता है ये एनसीईआरटी वाला। क्योंकि एनसीईआरटी वाले में भी एक गोलबंदी होगी ही, सारे गैर भाजपा दल जो है एक साथ आएंगे, खासकर जो विपक्ष में है। इसी तरह ये जो भ्रष्टाचार को लेके एक नैरेटिव है भारतीय जनता पार्टी का कि विपक्ष के सारे नेता चोर हैं, भ्रष्ट हैं, इसीलिए सीबीआई और ईडी उनके ऊपर लगे हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई की कॉन्फ्रेंस में कहा भी किसी को मत छोड़ना, कितना प्रभावशाली हो। अब वो प्रभावशालिता कहाँ से शुरू होगी, जरा इस पर भी कोई रोशनी डाल दे कि प्रभावशालिता खाली जो सत्ता से बाहर है उन्हीं पर शुरू होगी या सत्ता के साथ भी है उनसे भी शुरू होगी। खैर ये जो मुद्दे छोटे-छोटे हैं, ये लामबंदी के ये मुद्दे जो है, अब देखिए कल जैसे 2 घटनाएं हुई बड़ी। एक मीडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई जिसमें कहा कि सरकार का सरकारी नीतियों का विरोध देश का सत्ता का विरोध नहीं है, इसलिए इसके पीछे जो है सरकार को नहीं छिपना चाहिए। बड़ी टिप्पणी है, बड़ा वो है। इसी तरह दूसरा फैसला आया, इससे सरकार असहज होगी, लेकिन दूसरा फैसला आया जिससे विपक्ष असहज हो रहा है। वो जो ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर के 14 पार्टियां गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम नहीं सुनेंगे, हम ये आपके लिए पॉलिटिशियंस के लिए अलग से नियम नहीं बना सकते, ये कानून की राय में उसको सरकार के उसमें हो गया। तो अब मुद्दे भी अपने अपने हिसाब से उनकी व्याख्या होती है। तो मैं ये जरूर कहता हूं कि ये मुद्दे विपक्षी एकता की मैं बात नहीं करता, लेकिन विपक्ष के बीच सहमति का एक बिंदु बन रहे हैं। तो सहमति पहले होगी, उसके बाद एकता की सवाल होगा। हमारे आपके बीच जब दुआ सलाम शुरू होगी तभी तो हम एक साथ फिर जी पूरी तरह सहमत हो। और सरकार असहज होती है तो होती रहे। मीडिया पर अगर आप बेवजह की लगाम लगाना चाहते हैं, चाहे वो कोई सरकार हो, चाहे अभी की मोदी सरकार हो, कोई हो, तो उसको इस तरह का बीच बीच में अंकुश होना ही चाहिए। मैंने किया इसी तरह, इसलिए बिल्कुल अंकुश होना चाहिए। लेकिन उसका दूसरा पहलू है, उसका पॉलिटिकल कोई ऐसा असर नहीं होने वाला। अच्छा, मीडिया हाउस है, उसके ऊपर अगर सरकार ने गलत तरीके से रोक लगाई, वो रोक हटी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। पॉलिटिकल वाला कौन सा मसला है? राजनीति कहां आएगी, वोट कहां मिलेगा? जो 14 लोग पहुंचे थे, 14 पार्टियां, कि भाई ईडी और सीबीआई हमको गिरफ्तार न करें, उसकी आवाज ज्यादा तेज है सुमित जी। 24 में वो दिखेगा, विनोद जी माने या ना माने। भैया तुम सब भ्रष्टाचार करोगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट तुमको बैरंग वापस लौटा देगा। जनता के बीच में आज जब हेडलाइन छपी होगी, जब देश का अखबार लोगों ने पढ़ा होगा, तो सबको ये लग रहा है कि भ्रष्टाचारी गए थे पिट के लौटे हैं, ये भ्रष्टाचारी गए थे पिट के लौटे हैं। तो पॉलिटिकल नैरेटिव जो सेट होने वाली खबर है वो है, और जो दूसरी वाली खबर है वो तो सरकार पे अंकुश लगाना ही पड़ेगा, वरना कौन सरकार चाहती है कि मीडिया खड़ा रहे। पूर्णिमा जी, विपक्षी एकता की चूंकि बात आप कर रहे थे, तो विपक्षी एकता मुद्दों पे हो ना हो, विचारधारा के लेवल पे विपक्षी एकता होती दिख रही है। और हमें लग रहा है कि ये धीरे धीरे उसको और सीमेंट हो, जैसे जैसे और मुद्दे आएंगे ये सीमेंट होगा। दूसरा मैं बताऊं, ये जो विपक्षी पार्टियों ने जो सुप्रीम कोर्ट में करा था, पिटिशन किया था, या जो मीडिया के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आया, ये सारे मुद्दे कंबाइन करेंगे।
ये सारे मुद्दे कंबाइन करेंगे और जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा, एक विचारधारा के लेवल पे जब पार्टियां नजदीक आएंगी तो वो एक कंक्रीट शेप लेगा। हमें प्री इलेक्शन, हमें 24 के पहले प्री पोल अलायंस हम रियलिटी नहीं मान सकते हैं, वो शायद संभव नहीं है कि ऑल इंडिया लेवल पे हो जाए। पोस्ट पोल यस, उसकी एक संभावना बनती है। तो सब अगर अलग अलग लड़ेंगे पूर्णिमा जी, तो फिर तो बीजेपी का ही फायदा रहेगा ना। अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, अंडरस्टैंडिंग की बात होती है कि जिस स्टेट में जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है वो, और अगर कांग्रेस का भी वहां कुछ प्रेजेंस है तो आपस में अंडरस्टैंडिंग कर ले वो उस स्टेट के लिए। क्या ये संभव है? सुमित जी एक लाइन, क्या ये संभव है? सर देखिए, विपक्षी एकता के लिए दो चीजों की दरकार। आदि तो उन्होंने कहा कि मुद्दा, और कई बार चेहरे पे भी एकता हो जाती है। तो आज अगर प्रेजेंट सिनेरियो में हम लोग देखें तो ना तो चेहरा है और ना ही मुद्दा है। तो आज के डेट, वैसे अभी बहुत वक्त है, तो इसीलिए आने वाले दिनों में कौन सा मुद्दा आ जाए, हो सकता है किसी चेहरे पे सहमति हो जाए, वो अलग है। लेकिन पोस्ट पोल अलायंस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। अगर रीजनल पार्टियां अपनी अपनी उनकी जो फोटे है अपनी जगहों पे, अगर वो ठीक से, अगर मान लीजिए अलायंस प्री पोल नहीं होता है, वो करे तो भी एक संभावना बन सकती है। जो बात विनोद जी बोल रहे थे कि उनको मुद्दे मिलते जा रहे हैं एक साथ बैठने के, सहमति बनाने के, चाहे जातीय जनगणना का मामला हो, चाहे एनसीईआरटी का मामला हो, चाहे ये ईडी की जाति वाली सो-कॉल्ड कथित आरोप हो। सर मौके को अवसर में बनाना, ये तो पार्टियों का, राहुल गांधी वाला मुद्दा था, अब ये मान लीजिए जातीय जनगणना है। किस मुद्दे को उठाएंगे, आप बड़ा करेंगे, और उस मुद्दे पे वो मुद्दा जनता के दिल को भी छूना चाहिए। सिर्फ आपके बड़ा करने से नहीं होगा। आपने जो चीज, जो नैरेटिव, जो कहानी जनता को बताई, अगर जनता को पसंद आएगी तभी तो आपके पास आएगी, नहीं तो मोदी जी तो है ही, उनको कौन चैलेंज कर रहा है बताइए। उनके बराबर में चेहरे की बात करें, विपक्ष के पास ऐसा कौन सा चेहरा है जिसको जाकर वो कहेंगे कि आप मोदी जी को छोड़ दीजिए इस बारी, आप इस बार इस चेहरे पे भरोसा करिए। ऐसा पे भी बात कर, चेहरे पर ही बात करते हैं। आपकी क्या टिप्पणी विपक्षी एकता को लेकर? गुलाम नबी आजाद ने साफ साफ कहा कि असंभव है, ये दूर का ख्वाब। देखिए, हम सभी मान रहे हैं कि विपक्षी एकता बहुत दूर की बात है। नहीं, हम सभी नहीं मान रहे। आप मान रहे हैं? नहीं, वो नहीं, ये तो देखिए, ये तो सब मान रहे हैं ना, सब अलग अलग लड़ेंगे। जब अलग अलग वो लड़ेंगे तो विपक्षी एकता कहाँ है? दूसरा देखिए, ये आज पहली बार तो हुआ नहीं है। मैं आपको 2019 जनवरी की बात बताता हूँ। ममता बनर्जी ने कलकत्ता में बहुत बड़ी रैली की, सोनिया गांधी भी गई, सीपीएम मतलब मार्क्सवादी और भारतीय जनता पार्टी के नेता मंच पर नहीं थे, बाकी सब दलों के नेता, भारत के सभी दलों के नेता मंच पे थे। ममता बनर्जी ने कहा विपक्षी एकता तो होगी, लेकिन जहां जो मजबूत है वहां वो लड़े। अब कौन कहाँ मजबूत है? कांग्रेस कहाँ मजबूत है? समाजवादी पार्टी कहाँ मजबूत है? उत्तर प्रदेश मजबूत है। क्या समाजवादी पार्टी को ममता बनर्जी जो अखिलेश को भतीजा बोलती है, वो सीट देंगे समाजवादी पार्टी को पश्चिम बंगाल में? नहीं देंगी। या अखिलेश सीट देंगे टीएमसी को उत्तर प्रदेश में? देंगे। जिस वहां पे पार्टी की मौजूदगी नहीं है, जिस पार्टी जहां मजबूत है वो अपने कैंडिडेट को लड़ाएगी। सवाल ये कि अखिलेश की सीट पर जहां अखिलेश जीत रहे होंगे, क्या मायावती अपना कैंडिडेट नहीं देंगी? क्या ये देखिए, मायावती और कांग्रेस को तो अखिलेश ने दूर कर ही दिया, बोले हम तो इनसे समझौता करेंगे ही नहीं। जब समझौता नहीं करेंगे तो आपस में लड़ेंगे। दूसरी बात है, जो जहां मजबूत है, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 4 दल हैं, मायावती बसपा भी लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेगी, किसका वोटों का बंटवारा होगा? विपक्ष के ही तो मतदाताओं बटेंगे। तो ऐसे में कहाँ है? तो दूर की बात है। हम सब ठीक है, एक मुद्दे पे, मोदी के खिलाफ पे मुद्दा है, हम इकट्ठे हो गए, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बात आएगी तब तो सब अपनी अपनी गोटियां फिट करेंगे। ईगो की बात है। हाँ सर, बोलिए ना। एक जो आपने विपक्षी एकता की बात कही जी, देखिए राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूं, थोड़ी सी मेरी उम्र ज्यादा है, इसलिए मुझे सन 74 से 77 तक का मैं उसमें पार्टिसिपेट किया हूं, इसलिए मुझे धुंधली। 74 से 77 के बीच में इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ, सत्ता के भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम लोग इकट्ठा हुए थे। जितनी आज की ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं या सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, सब वही हैं। 2012 में दूसरी बार अन्ना हजारे, हालांकि विनोद जी इसमें मानते हैं कि एक बार वो फोर्स भी रहा है बीच में, लेकिन मैं उसको इसलिए नहीं मानता कि बीपी सिंह और फलाना ढिकाना। पहली जो लड़ाई थी वो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, यानी गैर राजनीतिक व्यक्ति, दूसरी अन्ना हजारे के नेतृत्व में, और दोनों बार करप्शन मुद्दा था। यानी करप्शन कौन? सत्ता का करप्शन। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता में बैठा आदमी
करप्शन की लड़ाई लड़ रहा है, और वो पार्टियां जो 77 में और 2012 में इकट्ठा थी वो कोर्ट में जा रही है कि हमको करप्शन के नाम पर हमको पकड़ा जा रहा है, बचाइए। ये जमीनी सच्चाई है, एक फर्क है। अब आप इस सच्चाई में देखिए कि कौन सी एकता होगी, कहाँ एकता होगी। और सुनिए, नेताओं के मिलने से जनता नहीं मिला करती। एसपी बीएसपी उत्तर प्रदेश में मिले थे, यूपी में देखा ना नेताओं के मिलने से जनता नहीं चली जाती, वोटर नहीं चला जाता है, माफ कीजिएगा। इसलिए जो मैं कह रहा हूं, आजाद हिंदुस्तान में पहली बार कोई सत्ता में बैठा आदमी कह रहा है कि मैं करप्शन के खिलाफ लड़ रहा हूं। तो जयप्रकाश नारायण और अन्ना हजारे 2 आंदोलन बड़े हुए हैं करप्शन के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ। पहली बार सत्ता जो है वो करप्शन के खिलाफ नारा दे रही है। क्या होगा 2024 में मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने कहा कि ये जो मुद्दा है ये एकता का मुद्दा हो सकता है। 14 पार्टियां गई हैं दस्तखत करके, लेकिन बताऊं आपको, दिन में ये पार्टी हुई है, रात को बीआरएस का स्पोक्समैन कह रहा था कि हमने गलती से दस्तखत कर दिया, बहुत जल्दीबाजी में दस्तखत हो गई, नहीं करना चाहिए था। ये 12 घंटे के भीतर हो गया। आपकी बात पे विनोद जी ने भी और पूर्णिमा जी ने भी हाथ उठाया। मैं पूर्णिमा जी का कमेंट लेता हूं, फिर मैं एक सेंटेंस बोलना चाहती हूँ। इन्होंने कहा कि पहली बार हो रहा है कि सत्ता में जो बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लड़ रहे हैं। असल मुद्दा है कि क्या सत्ता में जो बैठे हैं वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लड़ रहे हैं? तो सिर्फ एक ही तरफ का भ्रष्टाचार होता है, दूसरी तरफ अगर कोई भ्रष्टाचार के एलिगेशंस लगते हैं तो वो नहीं होता है क्या भ्रष्टाचार? वो ना कर्नाटक में अपने नेता को हटा तो दिया, जिसके बाद कैश पकड़े गए, जिसके बेटे क्या से कब हटाया और कितना शोर मचा। और जो बाकी दूसरे भ्रष्टाचार जो कि उद्योगपति के नाम जिनके आ रहे हैं, आप उसमें तो मुंह नहीं खोल रहे हैं। एक तरफ का भ्रष्टाचार है, बाकी क्या है वो संस्कार क्या है मुझे तो नहीं पता। तो भ्रष्टाचार समान रूप से लड़ाई होनी चाहिए, तब जाके लगता है वो सही लड़ाई है। आप उद्योगपतियों की बात कर रही हैं जो बाहर भाग गए, जिनके सरनेम को लेके पूरी कंट्रोवर्सी हो गई है, या यहाँ भी है जो थोड़ा सा विनम्रता के साथ अपनी बात रखूंगा कि ऐसा नहीं है कि सत्ता से किसी ने पहली बार भ्रष्टाचार को चैलेंज किया है। देखिए 74 में जो सत्ता का भ्रष्टाचार था वो इसलिए था कि तब तक विपक्ष की सरकारें देश में नहीं बनी थी। 67 में सभी सरकार कुछ समय के लिए बनी थी, बाकी सारे नेता सत्ता से बाहर थे, सड़क के ही नेता थे, तो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा ही नहीं था। 77 के बाद विपक्ष की सरकारें बननी शुरू हुई, जनता पार्टी बनी, सरकार बनी, फिर उसके बाद अलग राज्यों में बनी, और 2022-23 तक तो हर ऐसा कोई दल नहीं देश में जिसकी कहीं ना कहीं सत्ता ना हो। और जब सत्ता होगी तो आपके खिलाफ आरोप भी होंगे, आरोप होंगे तो आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले भी होंगे। तो ये फर्क है 77-74 से लेके आपके बीच में। दूसरा, सत्ता से भ्रष्टाचार को ललकारने का काम राजीव गांधी ने किया था सबसे पहले, और उनको प्रिंस चार्मिंग तक अरुण शूटिंग लिखा था। और जब उन्होंने कहा कि 1 रुपया में बेचते हैं, दिल्ली से बेचते हैं, 15 पैसे जाके मिलते हैं, यानी भ्रष्टाचार। लेकिन आखिर आते आते वही भ्रष्टाचार के लपेटे में आ गए, और वीपी सिंह ने जो है उन्हीं के आदमी ने। तो ये पहली बार नहीं है कि सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति भ्रष्टाचार को ललकार रहा है। और हमेशा जो प्रधानमंत्री देश में होता है वो सत्ता में जब होता है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते ही करता है। वो कार्रवाई क्या करता है, कैसे करता है, वो अलग बात है। मनमोहन सिंह भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के बहुत भाषण पुराने उठा लीजिए, लेकिन उन्हीं के यूपीए में तमाम सारे घोटाले सामने आए। अब फर्क यह है कि मनमोहन सिंह इस्तीफा ले लेते थे, आज स्वीकार नहीं होता है। अगर कोई मामला आता है तो आप उससे चुप लगा जाते हैं, आप बोलते नहीं हैं, आप उसको इग्नोर कर देते हैं, कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है, ताकि क्योंकि अगर आपने कॉग्निजेंस ले लिया तो माना जाएगा कि नहीं कोई गड़बड़ है, तो आप माने, बात ही मत करिए। और ये ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ से नहीं है, गुजरात से है। अब तो मैं इसलिए अब ये जनता को तय करना है। देखिए, जो रामपाल जी का बिल्कुल सहमत हूं कि जनता कैसे बाय करती है विपक्ष के मुद्दों को या सरकार के मुद्दों को, ये जनता तय करेगी कि जो प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ ललकार रहे हैं, तो क्या विपक्ष के भ्रष्टाचार के खिलाफ ललकार रहे हैं या संपूर्ण भ्रष्टाचार के खिलाफ ललकार रहे हैं। ये एक जनता को समझना है, देखना है। और दूसरा, विपक्ष जो आवाज उठा रहा है क्या वाकई पाक साफ है, तो इसलिए ये अब जनता पर ही छोड़ दीजिए, जनता जो कैसे लेती है। नहीं, मैं इसी बातचीत को आगे बढ़ाता हूं और इस पर ये जोड़ते हुए कि एक खबर और थी इस हफ्ते में, राहुल गांधी ने बेल एप्लीकेशन लगा दी। पिछले हफ्ते हम लोग बात कर रहे थे कि राहुल गांधी नहीं है, पूर्णिमा जी आपको याद होगा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की बात आई कि राहुल का नहीं होना विपक्षी एकता को एक साथ कर सकता है, सब एक साथ आ सकते हैं। पर अब तो राहुल गांधी भी मैदान में है, ममता भी मैदान में है, अखिलेश भी मैदान में है, स्टालिन भी मैदान में है, देवेगौड़ा साहब भी। आपको मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई एक चेहरे पर सहमति हो सकती है? जब आप मिहिर कर रहे थे कि सामने चेहरा कौन है मोदी की,
कोई सहमति बन सकती है? देखिए, चेहरे पर सहमति बनेगी कि नहीं बनेगी अभी मुझे नहीं लगता कि चेहरे पर कोई बात होगी, और सहमति ना बने। कोई चेहरा है आपकी नजर में? नहीं, आप प्रपोज करना चाहेंगे इस आप बहुत लोग देखते हैं आपकी कमेंट्स को। मैं मुझे देखते इसलिए तो मैं प्रपोज नहीं कर रहा हूँ। ना देखते हो तो प्रपोज कर देता। मैं हमेशा जब विनोद जी ने कह दिया हम में से कोई प्रपोज नहीं करेगा। ये तो मेरी अपनी राय है, आप प्रपोज, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं जो कह रहा हूँ, देखिए कई बार चेहरा बनाम चेहरा चुनाव होता है और कई बार चेहरा बनाम मुद्दा चुनाव होता है। तो जरूरत अगर विपक्ष को 2024 में चुनौती देना है भाजपा को और कुछ करना है, जीत हार आगे की बात है, तो उसको मुद्दा जो है ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि चेहरों पर मतैक्य नहीं बनेगा, ये सही बात है। जब नहीं बनेगा तो मुद्दे पर मतैक्य बनाइए। इसलिए जो है मुद्दा बहुत, अगर मुद्दा महत्वपूर्ण है तो फिर चेहरा गौड़ हो जाता है। और अगर मुद्दा महत्वपूर्ण, विनोद के समर्थन में बात कहता हूं, देखिए चेहरा उस मूर्ति की तरह हो जो काले कपड़े से ढका हो तो ज्यादा सफलता मिलती है। तो 3 उदाहरण दे रहा हूं। 2014 में के बाद महाराष्ट्र, नाम प्रपोज कर दिया, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये तीनों जगह पे नकाब वाली मूर्ति थी, किसी को पता नहीं था चेहरा क्या है। एक जगह आए देवेंद्र फडणवीस, दूसरी जगह खट्टर जी, तीसरी जगह योगी जी, कोई चेहरा नहीं था। ये बहुत सही बात कह रहे हैं कि देखिए चेहरा नहीं, सवाल इस बात का है कि आपका या तो नारा हो या चेहरा हो जिसके सामने जनता सर झुकाए या ये कह सके कि मुझे इस पर भरोसा है। दोनों ही चीजें विपक्ष के पास नहीं। फिर तो हाँ, ना विपक्ष के पास मुद्दा है ना कोई एक मत चेहरा है। जातीय जनगणना का जो मामला है जिसपे बहुत बड़ी संख्या में सोशल रिफॉर्म्स की बात है, वो मुद्दा नहीं हो सकता। देखिए, जातीय जनगणना को कुछ लोग मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन आज असलियत ये है कि जो जातिवादी वंशवादी दल थे उनका आधार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उनके वंशज चुनाव हार रहे हैं। ये हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा है, बिहार में भी देखा है, महाराष्ट्र में भी हमने देखा है, कर्नाटक में भी देखा है, जहाँ देवेगौड़ा खुद हारे, अब पोता भी हारे। तो ये जातीय जनगणना लोग अब ये जनता ये समझ गई है कि जो जातिवाद का नारा देते हैं वो सिर्फ अपना और अपने परिवार का कल्याण करते हैं, जातियों के बारे में कोई नहीं सोचते। अगर जातियाँ इतनी होती तो उत्तर प्रदेश में ओबीसी या दलित ये बीजेपी के साथ नहीं जाते। जहाँ बीजेपी की इतनी सीटें आई हैं उसकी बड़ी वजह ये भी है, 2017 में भी और 2022 में भी, और लोकसभा चुनाव, दोनों लोकसभा चुनावों में, जहाँ पर यादव भी मुलायम सिंह यादव को छोड़कर और बीजेपी के साथ गए। हमने मैनपुरी चुनाव में भी देखा जहाँ उनके मतदाता कम होते चले गए हैं। तो ये तो अब देश में पूरा का पूरा जो राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है। लोग ये जान गए हैं कि जाति बात का नारा देकर ये हमारा कल्याण नहीं कर सकते। अच्छी बात आप कर रहे हैं, लेकिन इसमें कमेंट में मीरा आपका चाहूंगा, चेहरा या मुद्दा, इस पर आपने चेहरे की बात की थी, मुद्दा सामने आ गया। सर, भी रामकृपाल सर कह रहे थे कि चेहरे के लिए, और उन्होंने हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की बात की, मैं उससे थोड़ा असहमत हूँ। बीजेपी के पास पिछले कुछ दिनों से इतना बड़ा चेहरा कि किसी और चेहरे की जरूरत नहीं है, वो मोदी जी खुद हैं। इसीलिए राज्यों में किसी चेहरे, हर चुनाव जो है वो सिर्फ वो मोदी जी का चेहरा है, मोदी जी का काम है, बाकी चीजें गौण हो जाती हैं, वो नहीं आती हैं। तो इसलिए किसी और चेहरे की जरूरत है ही नहीं उनकी। नहीं तो विपक्ष को क्या चाहिए, चेहरा ढूंढे कि मुद्दा ढूंढे, किस पे बीजेपी को घेरे? 2024 का चुनाव जो है वो चुनाव लोकसभा का है, और वहां पर मोदी जी की छवि, मोदी जी की इमेज, मोदी जी का पर्सोना, मोदी जी की पॉपुलैरिटी आप पता करिए, आप देखिए उनकी जितनी पॉपुलैरिटी आज के देश में, आप कोई निगेट कर दे, आपके पास कोई चेहरा या कोई मुद्दा है जिसपे आप मोदी जी को पकड़ सके। अभी अडानी का मुद्दा इतना था, भाई विपक्ष के लिए तो सारी पार्टियों के लिए मुद्दा हो सकता है, राहुल गांधी वहां तक चलेगी, क्या ये मुद्दा उतना बड़ा सेंटिमेंट देश में पैदा कर सका जिसके बाद लोगों को एक बार को ही लगता कि गुजरात कनेक्शन, तमाम कनेक्शन, बिजनेस, ये शेयर बाजार, स्टॉक, तो मोदी जी के प्रति अविश्वास क्या पैदा हो सका? ये तो सबसे मतलब पहला इंस्टेंट लिटमस टेस्ट है। आप देखिए इसके बाद क्या सिचुएशन है यहाँ पर। तो इसलिए मोदी जी को काउंटर करने के लिए चाहे मुद्दा या चेहरा आपके पास है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो उन्हीं चीजें आप कह रहे थे राज बिहारी के मुताबिक कि नहीं है। हाँ जी, हर्षवर्धन कुछ बोलना चाह रहे थे मुद्दे पर, जातीय जनगणना पर। मैं इसी पर बोलना चाह रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि अभी जो आपको दर्शक देख रहे हैं, हाँ, वो जरा बताएं, अगर उनको भी पता हो, ईट फरोश, उराव, मैं जानबूझ के ऐसे नाम ले रहा हूं, कलंदर, कादर, कानू और ऐसी ढेर सारी हैं, चेरो,
छिपी, ये मैं क्या पढ़ रहा हूं आप जानते हैं? जातियों के नाम, ये जाति जनगणना में जिनके लिए कोड तैयार किया है। अब दरअसल ये जो नेता राजनीति करते हैं, जैसे निजी तौर पर मैं तो कहता हूं करा दो एक बार जाति जनगणना सबकी। ये जितने पिछड़े राजनीति करने वाले हैं सब पैदल हो जाएंगे, सड़क किनारे खड़े हो जाएंगे, इनकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये समझते हैं कि सवर्णों के अनुपात में हमारी जनसंख्या बढ़ गई। सच बात यह है कि जितने पिछड़ी जाति में हैं, जैसे मैं जिनको जानता हूं, मैं ग्रामीण परिवेश से और शहरी परिवेश से, कि जो भी पिछड़ी जाति में ऊपर है उन सब के बच्चे कम हो रहे हैं, उन सब के बच्चे कम है। वो शहरों में पढ़ने लगे, चाहे वो यादव हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे दूसरी ऐसी जातियां हो। हाँ, जो बहुत जिनका अभी भी आर्थिक स्तर कमजोर है वो हो सकता है ज्यादा बच्चों वाले। तो पूरे देश का जाति संतुलन बिगड़ने वाला है राजनीति के लिहाज से। अब बताइए कोई सवर्ण पैदा होता है क्या देश में? आप ये तो कह सकते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, बनिया हैं, ये हैं या अनुसूचित जाति हैं, कोई सवर्ण पिछड़ा तो होता नहीं। अब उसमें भी ये जाति जनगणना जो बिहार में नीतीश जी कर रहे हैं, उपजातियों में भी उपजातियां आ रही हैं और वो कहेंगे कि कमाल है भाई। मान लीजिए जैसे आप कहते हैं कि दलितों में सबसे बड़ा हिस्सा मायावती जी वाला है, तो मायावती जी वाला है लेकिन पासवान जी वाले लोग बढ़ गए हैं, तो कहेंगे हम इनको क्यों नेता माने। मुझे लगता है कि इस ट्रैप में खुद नीतीश कुमार फंस गए हैं और उनके लिए बड़ा संकट होने वाला है जातीय जनगणना। मैं इसका काउंटर हर्षवर्धन जी, 2015 में जब सिद्धारमैया ने कराई थी कर्नाटक में जातीय जनगणना, जिसकी डेटा रिलीज नहीं किए लेकिन लीक हो गए, जिसके मुताबिक लिंगायत और वोकालिंगा दोनों कम्युनिटी की पॉपुलेशन कम हुई और ओबीसी बढ़ गए। और आपको याद होगा पिछले चुनाव में कांग्रेस के पास वोट परसेंटेज करीब 2% ज्यादा था, सीटें कम थी। और वो जो उसके लिहाज पे जो सिद्धारमैया ने ओबीसी, क्योंकि खुद वो उस कम्युनिटी से आते हैं, उसको पुश करने की कोशिश की। आपको लगता है कि इसीलिए क्या ये राजनीतिक तौर पर कोशिश की जा रही है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने और ये जानना चाहिए आपके दर्शकों को। इसलिए लिंगायत वोक्कलिंगा को सिद्धारमैया के राज में, सिद्धारमैया एक तीसरा समूह है, उससे आते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं होता कोई लिंगायत या वोक्कलिंगा। और वोक्कलिंगा नेता है डीके शिव कुमार, जिनको सिद्धारमैया फूटी आंख नहीं सुहाते। कर्नाटक की राजनीति में इन दोनों नेताओं के बीच में कांग्रेस में जो चल रहा है वो कांग्रेस को गड्ढे में ले जाने वाला है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जब मुसलमानों का 4% छीना तो 2% लिंगायत और वोक्कलिंगा को बांटा है, क्योंकि उनकी संख्या, उनको पता है कि कैसे राजनीतिक लाभ के तौर पर। विनोद जी, आता हूं लास्ट में। देखिए, जाति जनगणना का मामला जो है, जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा कि अगर हो जाए तो सारे पिछड़े नेता भरभरा के गिर जाएंगे, तब तो बीजेपी को कराई देना चाहिए। हाँ, अब तो कांग्रेस निपट जाए, लालू यादव निपट जाए, अखिलेश यादव निपट जाए, सब निपट जाएंगे, क्या दिक्कत है, करा दो। लेकिन नहीं, इसलिए अब वो निपट रहे होते तो मुख्यमंत्री ना होते नीतीश कुमार, और निपट रहे होते तो हिमाचल में जो है ये वो अलग विषयांतर हो जाएगा। देखिए, इसलिए जाति जनगणना कराने से बीजेपी को परहेज क्यों? पहले कांग्रेस भी परहेज करती थी, लेकिन कांग्रेस अब समर्थन में आ गई। उसका कारण है कि जो हिंदुत्व का पूरा जो किला है ना, वो भरभरा के गिर जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मूल विचारधारा जो है वो हिंदू समाज को एकजुट करने की है, जिसमें ब्राह्मण से लेकर अति दलित तक एकजुट हो हिंदू के रूप में। तो हिंदू पहचान, आइडेंटिटी हिंदू बनाना चाहती पूरे समाज। जाति जनगणना से वो पहचान बदलने लगेगी, वो छिपी और उरांव हो जाएंगे। वो यादव और कुर्मी छोड़ दीजिए, फिर वो मुसहर और सारे, तो वो पहचान जब सामने आ जाएगी तो वो अपना हक मांग। वही तो राजबिहारी जी ने कहा, यूपी में कैसे वोट कर दिया यादवों ने, कैसे दलितों ने वोट कर दिया बीजेपी को, क्यों बीजेपी को इतनी सीटें आ रही हैं, ये सब चीजें पीछे छूट गई। भाई, हर चीज का एक कारण नहीं होता है। 415 सीटें राजीव गांधी को मिली तो क्या उसके बाद कांग्रेस को सब वोट देते ही रहे क्या 84 में? विनोद, इसमें एक चीज मैं संशोधन कर दूं। जी, 84 एक अपवाद था, बिल्कुल। और मैं बताऊं, यहाँ जो पिछड़ों का है, देखिए 2012 के बाद 14, 17, 19, 22 लगातार 38% पिछड़े गए हैं बीजेपी की तरफ। इसका एक साइंटिफिक रीजन मैं बताता हूं। यहां भी आप भूल जाते हैं कि मंडल के 20 साल में जो विदिन मंडल के उनके जो अपने कॉन्ट्रडिक्शंस थे, अपने अंतर विरोध थे, वो क्या हुआ, मंडल की दही जो 20 साल पहले जमाई गई थी, उसका जब मंथन हुआ तो मक्खन अलग हो गया, मट्ठा अलग हो गया। मक्खन चला गया अखिलेश के साथ, मट्ठा आ गया अमित शाह के साथ। और वो 38% जो 100 में 60 या 100 में 50 कहते थे, उसमें से 38%
हर चुनाव में लगातार इंटैक्ट है। तो आप अगर ये सोचते हैं कि 24 में जो 22 में अभी रहा है साथ में, 24 में वो वापस चला जाएगा, तो मैं कहता हूँ 22 से 24 में कौन सा स्काई लैब गिर गया है भैया, या कौन सी ऐसी जनगणना के नाम से वो पिछड़ा जो है वापस चला जाएगा। मेरे पास समय कहाँ? एक लाइन रामपाल जी ने कहा वो इंटैक्ट है, मैं नहीं मानता इंटैक्ट अगर होता तो 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव को 38% वोट नहीं मिलता, उनको सवर्णों का वोट नहीं मिला है। उनका जो वोट बढ़ा है, जो 24% से 38% पहुंचे हैं, वो उसमें पिछड़ों का ही वोट मिला है। नहीं, अभी एक बात आई कि मोदी जितना बड़ा चेहरा अगर है तो फिर उस चेहरे के सामने स्टेट्स में कोई चेहरा ना भी हो तो भी वो चुनाव जीतेंगे। हमें अपवाद के रूप में हिमाचल प्रदेश मौजूद है, जहां मोदी जी की पर्सनल स्पीचेस भी थी कि आप लोकल कैंडिडेट को मत देखिए, हर वोट मेरे नाम पे आप दीजिए, और वहां बीजेपी हारी। कांग्रेस ने कोई चेहरा नहीं उतारा था। बीजेपी कहती कि अपनी इंटरनल फाइट की वजह से बाहरी, जिस वजह से नड्डा साहब भी हिमाचल से आते हैं, धूमल साहब भी हैं, मोदी वो कह रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे के सामने इंटरनल जो फाइट्स है वो ज्यादा बड़ी हो गई, हावी हो गई। तो वो इंटरनल फाइट्स तो आज भी है ना बीजेपी में। दूसरा, कांग्रेस ने कोई चेहरा नहीं उतारा था, बिना चेहरे के वो चुनाव में गई। सुक्खू बने, उनके नाम पे सहमति चुनाव के बाद बनी है। तो कभी कभी सिर्फ चेहरा काफी नहीं होता। ओबीसी की बात हो रही है, राजस्थान मध्य प्रदेश, तीनों जगह चेहरे थे बीजेपी के पास, वसुंधरा, रमन सिंह और शिवराज सिंह है, लेकिन हारी ना बीजेपी। नहीं, जातिगत मोदी जी का चेहरा भी था, बात हो रही है, मोदी जी का चेहरा भी था। ऐसा नहीं है, मुद्दे अलग अलग होते हैं। चुनाव का, राज्यों के चुनाव का अलग परिणाम है, उसके अलग होते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर नहीं होता है चुनाव में। नहीं, जो ओबीसी की बात हो रही है कि वो शिफ्ट हो रहे हैं सारे बीजेपी के पास है, और इंटैक्ट है वो ओबीसी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है बीजेपी के राइज में। एक मुद्दा सिर्फ नहीं काम आता है, ये हमें पता है। एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स का जो जमाना है, जो ओबीसी तबका बीजेपी के साथ गया, क्या उसको वहां पे उतना फायदा दिख रहा है? और वो क्या वो फायदा ना होते हुए भी, जो कि ऑब्वियस हो रहा है कि नहीं है, वो उन्हीं के साथ चिपका रहेगा या वापस कहीं ऑल्टरनेटिव पे ढूंढेगा, वापस आएगा? हमें ये बीजेपी कहती है कि हमने लाभार्थियों के जरिए सबको पैसा दिया, पिछले 4 साल से दे रहे हैं, हमने इज्जत घर बना दिए, हमने सिलेंडर की बात कर दी, ये तमाम चीजें हम सबको मिल रहा है। तो यही नई तरीके से 24 तक वो एक्चुअल में ग्राउंड पे आज ही पीएम ने गिनाया, आज ही गिनाया, सुबह जो भाषण दिया की तो बात अलग है, जब 24 में होगा तो भी हमें दिखाई देगा। एक क्विक कमेंट, पिछड़ों को मिला क्या, वो सोचेगा ना भाई। देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी ने एक पिछड़े नेता को बैठा दिया, दाएं बाएं देखने की जरूरत कहां है? ये डिबेट चलता रहेगा, ये लंबी बहस है, लेकिन खबरों के खिलाड़ी के इस अंक से कम चीजें समझ में आएंगी कि जब खबरों को कवर करने वाले लोग, खबरों का विश्लेषण करने वाले लोग जो किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं है, वो जब किसी चीज को समझाते हैं, बताते हैं, तर्क देते हैं, तो शायद जनता को ज्यादा समझ में आता है। यही कोशिश है अमर उजाला की कि सही पर्सपेक्टिव में दोनों तरफ की चीजें आपको समझ में आए और फिर आप अपनी राय बना पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए विषय पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।